आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली होती क्या है। तो आपको पता होगा, जब भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो अकॉर्डिंग टू साइंस होती हैं। कुछ फिज़िकल चेंज होते हैं, कुछ केमिकल चेंज होते हैं। जैसे कि आप बता सकते हो फिज़िकल चेंज, कई चेंजेस होते हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, पानी का उबलना, पेपर को फाड़ना, ये सारे कैसे चेंजेस हैं, फिज़िकल चेंजेस हैं। इनके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, यानी कि जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो राख बनती है, ऐश जो बनती है ना, तो वो नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। लेकिन फिज़िकल चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है उसके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है भाई, कि सॉलिड में था लिक्विड में हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, पहले ठंडा था गर्म हो जाएगा, ठीक है, और नया सब्सटेंस बनता है। तो ऐसे कुछ चेंजेस जो होते हैं, जैसे कि कैंडल को जलाना, फूड को बनाना, जैसे पहले कच्चा भोजन होता है, जब हम उसे पकाते हैं तो वो नए टेस्ट का हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, सारे केमिकल चेंजेस। और जो हमारी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होती हैं, केमिकल चेंजेस की वजह से होती हैं। तो वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना देते हैं। एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस क्या कर देते हैं, नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, हम यहाँ पे बेसिकली NCERT के नोट्स पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जो मैग्नीशियम होता है हमारा, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसका एक रिबन होता है, ठीक है, रिबन की फॉर्म में था। जब हम उसको एयर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वो एक नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट कलर का पाउडर सा बन जाता है, और डेजलिंग लाइट, बहुत जैसे हम हमारी फूलझड़ी वगैरह छुटाते हैं दीपावली वगैरह पे, तो उसमें से बहुत चमकीली लाइट निकलती है ना, वैसी लाइट निकलती है इसके अंदर मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं। और वो रिबन था यानी कि तार की फॉर्म में था, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। तो दो सब्सटेंस ने मिलकर क्या बना दिया, एक नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो गए। इसे ही क्या कहते हैं, आपकी केमिकल रिएक्शन। और जो ये आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हमारी जो रिएक्शन होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। जैसे कि अभी हमने ये रिएक्शन पढ़ी मैग्नीशियम वाली, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इस रिएक्शन के अंदर इनको क्या बोलेंगे, और ये एरो क्यों लगाया और इसको क्या बोलेंगे, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भाई यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, आपका प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे बोला कि A और B एक रिएक्टेंट है, उन्होंने मिलकर क्या बना दिया, C और D एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। ये हमारी बेसिकली केमिकल रिएक्शन के अंदर होता है। जैसे कि आपकी NCERT की बुक्स में एक एक्टिविटीज़ दे रखी हैं कि एक लीड नाइट्रेट है, हमारे पास एक कलरलेस सॉल्यूशन है, हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, जब उसमें हमने एक और सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड का मिलाया, तो जैसे कि हम देखते हैं उन दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करते ही, यानी कि ये दोनों जो हैं हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट का काम कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करते ही क्या होगा, हमारा लीड आयोडाइड बन जाएगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा हमारे पास, और प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट भी मिल जाएगा। तो ये जो दो मिले हमारे एरो के बाद जो मिलते हैं वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट, और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट, ठीक है। ऐसे ही एक और रिएक्शन बता रखी है, जिंक क्लोराइड की रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन करवाई हमने एसिड के साथ। एसिड कौन सा यूज़ किया है यहाँ पे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 में, और प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम ये वाली रिएक्शन करवाते हैं बेसिकली, तो होता क्या है, जो हमारे बीकर में, जिस भी बीकर में हमने ये रिएक्शन करवाई कि भाई मैंने जिंक के कुछ टुकड़े ले लिए और इसके अंदर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, तो मैं जब हाथ लगा के देखूंगी तो क्या होगा, बीकर जो होता है वो हमें थोड़ा थोड़ा गर्म दिखाई देगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, वो रिएक्शन किस टाइप की है, क्या है, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे।
अब हम देखेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, जो भी चेंजेस होते हैं, वो क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला चेंजेस, जैसे कि मैं बताना चाहूँ 5-6 चेंजेस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चेंजेस होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि यदि मैंने कोई 2 सॉल्यूशंस को मिलाया तो क्या बन जाए, एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाए प्रेसिपिटेट के रूप में। जैसे अभी मैंने लीड वाली जो रिएक्शन बताई थी उसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, मिला दिया, हो गई रिएक्शन में चेंज हुआ, मतलब रिएक्शन हुई। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यदि कोई कहीं पे गैस निकले, जैसे अभी मैंने जिंक की रिएक्शन करवाई थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो उसमें H2 गैस रिलीज हो रही थी, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एक पार्ट है। तीसरा, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो जाए। जैसे कलरलेस सॉल्यूशन थे लीड वाला, लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड का, और लीड आयोडाइड बना तो येलो कलर का बना था, तो कलर चेंज हुआ ना, तो रिएक्शन हुई। चेंज इन स्टेट, यानी कि कोई सॉलिड स्टेट में था लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में था सॉलिड में हो जाए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, तो उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। टेम्परेचर, यानी कि ठंडा था गर्म हो जाए, गर्म था ठंडा। जैसे अभी मैंने बताया जिंक के जो रिएक्शन होगी हमारी एसिड के साथ, तो उसमें हमारा बीकर गर्म हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर के बेस पे रिएक्शंस होती हैं उनको फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, बेसिकली एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनके अंदर हीट इवॉल्व होती है, यानी कि हीट बाहर निकलती है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। रिएक्शन में टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज अप हो जाता है। जैसे कि कभी आपने देखा हो लाइमस्टोन जो होता है, चूना पत्थर जो होता है, जो हम अपने घरों में वाइट वॉश वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उनको आपने कभी पानी में डाला हो तो देखा होगा आपने, हमारा जो बकेट वगैरह जिस भी चीज़ में हम उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं वो गर्म हो जाती है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाती है। इसका मतलब उसके अंदर क्या इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। दूसरे टाइप की रिएक्शन आती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है, टेम्परेचर गिर जाता है, यानी कि सब्सटेंस ठंडा हो जाएगा, उसमें टेम्परेचर फॉल अप होता है। जैसे ये एक एग्जांपल ले रखा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम अमोनियम क्लोराइड के साथ ऐड करते हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। फिर आपको पता है कि जो हम अपना भोजन खाते हैं, अपना भोजन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है ना, तो फूड जो होता है वो हमारी बॉडी में एक ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने ब्रेड खाए, राइस खाए, तो हमें किसी न किसी चीज़ से कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, फैट मिल रहा है, किसी से विटामिन्स मिल रहे हैं, किसी से मिनरल्स मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने चपाती खाई, तो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज होता है। भाई ग्लूकोज में टूट गया मेरा भोजन। अब ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर, ऑक्सीजन कहाँ से ली हमने, सांस लेके, रेस्पिरेशन प्रोसेस से ली, तो ग्लूकोज जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर टूट गई कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस में एनर्जी में, ठीक है। तो एनर्जी हमें मिली, मैं बोल रही हूँ, वो मेरे को कहाँ से मिल रही है एनर्जी, मैंने भोजन खाया, मैंने खाना खाया, उसी से मिल रही है ना वो एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये भी कौन सी प्रोसेस है आपकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और हमारा एक और रिएक्शन होती है, जैसे हमारा जो खाद बनना होता है, कंपोस्ट जो होता है, मैन्योर जो होता है, वो बेसिकली वो भी एक प्रोसेस एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल होती है। पढ़ेंगे जो केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो मैंने बता चुकी हूँ कि केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंस which reacts with the new substance that are formed product। अब इसने कहा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, 2 रिएक्टेंट्स को मिलाकर एक नया सब्सटेंस बनना। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम 2 टाइप्स में लिख सकते हैं, एक होती है वर्ड इक्वेशन, एक होती है सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में बेसिकली उसका नाम लिखा जाता है, जैसे हम कोई भी एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, उसका हम नाम लिखेंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में। जैसे कि हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन पढ़ी थी अभी, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं उनके, तो ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी वर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट साइड में मैंने क्या लिखे हैं, नाम, और प्रोडक्ट साइड में मैंने क्या लिखे हैं, नाम, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, वर्ड इक्वेशन। और ऐसे ही हमारी होती है सिंबल इक्वेशन। अब इन वर्ड इक्वेशन को दूसरी हमारी फॉर्म होती है सिंबल इक्वेशन। सिंबल में क्या होता है, वही हम जो एलिमेंट्स का नाम लिखा था उनका हमें सिंबल पता होना चाहिए, तो वो हम वहाँ पे सिंबल लिख देंगे। मैग्नीशियम का मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही हम जिंक वाली जो रिएक्शन पढ़ी थी उसका भी हमने यहाँ पे सिंबल फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन के 2 टाइप्स होते हैं जिनको हम लिख सकते हैं, वर्ड इक्वेशन के रूप में और सिंबल इक्वेशन के रूप में। अब अगला टॉपिक हमारा आता है
केमिकल जो इक्वेशंस होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है बैलेंस और एक होती है अनबैलेंस। बैलेंस और अनबैलेंस का क्या मतलब होता है? बैलेंस इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ है मैग्नीशियम यहाँ पे, तो इधर रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए। जैसे कि मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन के नीचे 2 लगा हुआ है, यानी कि इधर यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1। तो ये रिएक्शन क्या है? अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो बैलेंस रिएक्शन क्या होती है? जिसमें दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी क्या हो, नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अब मैं इस मैग्नीशियम वाली रिएक्शन के आगे मैंने 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो मैग्नीशियम के भी 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम, ऑक्सीजन के भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। और अनबैलेंस इक्वेशन जैसे मैंने भी बताई थी आपको, ये रही अनबैलेंस, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में दिया हुआ है, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है मेरे चैनल पे लेट्स स्केच नॉलेज पे, तो आप वहाँ से रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं? ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा जो है केमिकल रिएक्शन में, सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंबाइन करना यानी कि जोड़ना। वह रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बनाएं, एक प्रोडक्ट बनाएं। क्या बनाएं? एक सिंगल सब्सटेंस बनाएं। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर भी 3 केस डिस्कस किए जाते हैं। कैसे? कि या तो हम 2 एलिमेंट्स को जोड़कर एक कंपाउंड बनाएं, या हम एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को जोड़कर नया कंपाउंड बनाएं, या फिर 2 कंपाउंड्स को मिलाकर एक नया कंपाउंड बनाएं। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला बताया गया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। 2 एलिमेंट्स को मिलाकर, यानी कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे कि C, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। यदि मैं इनको साथ साथ लिख दूं तो ये कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे कि ये बन गया CO2 गैस, एक कंपाउंड है। ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो क्या बोल रही हूँ कि जब 2 एलिमेंट्स को मिलाकर नया कंपाउंड मिले, तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कंबस्शन ऑफ कोल हो गया, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, आपका H2Cl2 की रिएक्शन करवाई सनलाइट के साथ, तो ये हो गया। ये बहुत सारे रिएक्शंस के एग्जाम्पल दे रखे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा केस है? जब 2 एलिमेंट्स क्या मिलकर बनाएं एक कंपाउंड। तो यहाँ तक आपने देखा होगा ये सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आयरन, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयरन, क्लोरीन, अलग अलग सारे एलिमेंट्स ने मिलकर क्या बनाया है? कंपाउंड्स बनाए हैं। अब हमारा अगला केस आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। एक एलिमेंट लेंगे हम और एक कंपाउंड लेंगे, वो दोनों रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाएं? एक नया कंपाउंड। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया, इन दोनों ने मिलाकर, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो ये दोनों क्या मिलकर क्या बन गए? एक कंपाउंड मिल गया। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ऑक्सीजन है, तो ये क्या है? अपने आप में एक एलिमेंट। तो मैंने यही तो कहा, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नया कंपाउंड। जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे ब्राउन गैस भी कहा जाता है। एक ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी क्या बन गया? एक नया कंपाउंड बन गया। इस आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपाउंड्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। 2 कंपाउंड्स मिलकर एक नया कंपाउंड बनाए। तो देखो अमोनिया हो गया, HCl हो गया, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड। तो 2 कंपाउंड्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक नया कंपाउंड। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। कैल्शियम ऑक्साइड का सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ करवाया तो कैल्शियम सल्फेट बन गया। ये भी हमारे इसी केस का एग्जाम्पल है। अब जैसे कि एक्टिविटी दे रखी है बुक में कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम कहा जाता है, यदि हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आप यहाँ देखेंगे ये भी एक कंपाउंड था और ये भी एक कंपाउंड था, इन दोनों ने मिलकर एक नया कंपाउंड बना दिया। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का 3rd केस हो गया, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, तो ये स्लैक लाइम का फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वैसे भी आपसे पूछ लिया जाता है।
क्विकलाइम का भी बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है। क्विकलाइम और स्लैकलाइम आपको पता चलना चाहिए। स्लैकलाइम कैसे बनता है, जब हम क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब बनता है। प्लस में हीट, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, प्लस में हीट, यानी कि हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। तो हम यहाँ पे एक टाइप ऑफ रिएक्शन का भी नाम ले सकते हैं। कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो अब इसने कहा कि क्या आपको पता है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड जो बनता है वो कब बनता है, जब हम लाइमस्टोन को, चूना पत्थर को हीट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है। और अभी हमने ऊपर रिएक्शन में पढ़ा है कि जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड में क्विकलाइम में वाटर ऐड किया तो क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, ठीक है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, मिल्क ऑफ लाइम जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे, मिल्क ऑफ लाइम। जब स्लैक्ड लाइम में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम वाटर मिलाते हैं, वाटर के साथ एक सस्पेंशन गाढ़ा गाढ़ा सा प्रोडक्ट जो होता है उसे बोलते हैं अपना मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। तो क्या कहा है कि जब इस मिल्क ऑफ लाइम को हम यदि एक बीकर के, एक बकेट के, जिसके भी अंदर डालकर रख दें ओवरनाइट के लिए, तो हम देखेंगे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था आपका वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। और इस दूधिया पानी को, मिल्क ऑफ लाइम को यानी कि दूधिया पानी को जब हम डिकेंट कर लेते हैं, निथार लेते हैं, लाइम वाटर को निथार लेते हैं, वो लाइम वाटर आपका CO2 गैस का टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एडिशनल में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, इसको वॉल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है ब्रश के साथ, जिसे वाइट वॉश भी बोलते हैं आपकी, जब वो CO2 के कांटेक्ट में आ जाती है। देखो ये लिखा भी हुआ है, कैल्शियम, हमारी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जब ये CO2 के कांटेक्ट में आता है, CO2 के कांटेक्ट में कब आएगा, जब हम इसको वॉल्स, दीवारों पर लगा देंगे तब, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आपने लाइमस्टोन बोला था ऊपर, किस लाइमस्टोन, इसी को तो बोला था कैल्शियम कार्बोनेट को ही, ठीक है। तो इसको आपका बेसिकली क्या कहा जाता है, वाइट वॉश कहा जाता है। ये समझ में आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो अब हमारा बताया गया है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं बेसिकली उनको सिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें हमेशा नया सब्सटेंस सिंथेसाइज हो रहा है। पढ़ा है ना अभी आपने, दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड्स, एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलकर हमेशा नया सब्सटेंस बना रहे हैं, तो इसको सिंथेसिस रिएक्शंस भी कहा जाता है। अब हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट कौन सा था, कॉम्बिनेशन, सेकेंड क्या आता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेसिकली डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक सिंगल सब्सटेंस होता है जो टूट जाता है एक से अधिक सब्सटेंस में। किसमें टूट जाता है, एक से अधिक सब्सटेंस में। तो आपको नहीं लग रहा ये बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बना रहे थे, और इसमें क्या है, वो एक नया सब्सटेंस क्या कर रहा है, टूटकर दो नए सब्सटेंस बना रहा है। तो ये बिल्कुल उल्टी रिएक्शन है, ठीक है। और ये मोस्टली एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, और जो हम लिखते हैं ना सुटेबल कंडीशंस में होनी चाहिए, यानी कि कोई किसी को हीट करना चाहिए, किसी को कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, किसी को रूम टेम्परेचर पे चाहिए। तो वो जो सुटेबल कंडीशंस होती हैं इसमें वो 3 टाइप की कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस में। कौन कौन सी, आपकी हीट प्रोवाइड की जाती है, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम एरो के ऊपर लिखेंगे और ये अलग अलग रिएक्शंस में पढ़ेंगे हम, कौन सी रिएक्शंस में हीट प्रोवाइड की जाती है, कौन सी में लाइट प्रोवाइड की जाती है, कौन सी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो उल्टी होती हैं, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन की क्या होती हैं, उल्टी होती हैं, ठीक है। The reaction in which a hydrated salt loses molecules of water of crystallization is known as dehydration reaction। एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होता है, जैसे कि आपने कभी लैब्स में किया होगा एक्सपेरिमेंट, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम कोई सोल्यूशन लेते हैं, सूखा सोल्यूशन होता है, उसमें पानी नहीं मिला हुआ होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करते हैं उसमें कुछ पानी की बूंदें से निकलती हैं, हल्की हल्की सी ड्रॉप्स ही हमें मतलब स्टैम्प वेपर के रूप में दिखाई देंगी ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के ऊपर ही। तो वो क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है, जो कंपाउंड होता है उसके अंदर क्रिस्टलाइज फॉर्म में वाटर होता है, और यदि हीट करके हम उस वाटर को निकाल देते हैं तो उन रिएक्शंस को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जैसे हमारी बॉडी में भी कई बार गर्मी का टाइम चल रहा है अब, जून में, मई में तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो वाटर का लॉस होना ही क्या कहलाता है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। जैसे कि
एक फेरस सल्फेट का एग्जाम्पल लिया है, आपकी एक्टिविटी है एनसीईआरटी में। फेरस सल्फेट था, ये वाटर 7H2O यहाँ पे एडिशनल लिखा है क्योंकि वो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का कंपाउंड है, सूखा है हमें, लेकिन ये वाटर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही हम उसको हीट करेंगे, देखो एरो के ऊपर मैंने हीट लगाया है, यानी कि मैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप पढ़ रही हूँ। अब इसके भी 3 टाइप हैं, जैसे कॉम्बिनेशन के 3 केस डिस्कस किए थे हमने, ऐसे ही डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी 3 केसेस डिस्कस करेंगे। हीट के, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के, कौन सी रिएक्शंस में हीट की ज़रूरत होती है, यानी कि उनको हीट करना पड़ता है कंपाउंड को, कौन सी रिएक्शंस में उन्हें बिजली देनी पड़ती है, कौन सी रिएक्शंस फोटोकेमिकली हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, फेरस सल्फेट जो होता है, जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो वो फेरस सल्फेट अलग ड्राई डर्टी वाइट कलर का तो अलग निकल जाएगा, और वाटर जो है वो वेपर्स के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा, यहाँ पे कौन सी कंडीशन एक्वायर की इस रिएक्शन ने, वो कौन सी की है, हीट की है, यानी कि रिएक्शन को हीट की ज़रूरत थी, ठीक है। अब इसी फेरस सल्फेट को यदि मैं दोबारा से हीट करूं तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर का, और प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड 2 गैसेस भी रिलीज होंगी, ठीक है। और उनमें सल्फर की स्मेल भी आएगी, उन रिएक्शंस में, उन गैसेस के अंदर सल्फर की स्मेल भी आएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ट्राइऑक्साइड गैसेस हो सकती हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो कंडीशन यूज़ होती है, जिसमें हम हीट यूज़ कर रहे हैं कंडीशन के रूप में, उन रिएक्शंस को कहा जाता है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है उनके अंदर, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शंस जिसके जो हीट की वजह से ही होती हैं, यानी कि उनको हीट देनी ही पड़ती है। दैट रिएक्शंस कैरिड आउट ऑन हीटिंग, हीट करने पर ही वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एक और एक्टिविटी करके दिखा रखी है, लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये सारी आपकी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। तो हम हीट को यहाँ पे इस फॉर्म में सिंबल से भी डिनोट कर देते हैं। अब हमारी सेकंड टाइप आता है डीकम्पोजिशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन करवाई जाती है। वैसे तो आपको पता होगा वाटर पुअर कंडक्टर होता है, वाटर में हमने थोड़ा सा एसिड डाल दिया, यानी कि 2 या 3 ड्रॉप्स HCl की या फिर H2SO4 की डाल दी, तो क्या होता है, जैसे ही हम, जैसे कि आपको एक एक्टिविटी के माध्यम से बताएंगे कि हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर 2 हमने रोड्स लगा दी, ठीक है, और उन रोड्स को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया, और भाई बीकर में भर दिया पानी, और पानी में डाल दिया थोड़ा बहुत एसिड की ड्रॉप्स। अब वो पानी क्या हो गया, कंडक्टर बन गया, पुअर कंडक्टर बन गया होगा, तो गुड़ तो नहीं बना होगा, थोड़ी ड्रॉप्स डाली हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूँगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस तो एक हमारी टेस्ट ट्यूब जो हमारी एनोड कैथोड जो होती हैं उनके ऊपर बबल्स से उठने लग जाएंगे यहाँ पे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी हाइड्रोजन है और कौन सी ऑक्सीजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का तो आपको पता होगा, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट जो करते हैं वो जैसे कैंडल ले जाएंगे ऊपर तो वो पॉप साउंड देगी, हल्का सा जलती हुई मैच स्टिक या कैंडल ले जाएंगे तो कैसे साउंड आएगा, पॉप साउंड आएगा। इसका मतलब हमारी हाइड्रोजन गैस निकली है इसमें। और ऑक्सीजन गैस कैसे पता चलेगी, हम कैंडल को लेके जाएंगे, अगर वो बर्न हो जाए, फ्लेम ये ब्लू कलर की फ्लेम निकले तो हमारी ऑक्सीजन गैस हमारी रिलीज हुई है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या दिया है, करंट प्रोवाइड किया है ना इस सोल्यूशन को, तभी तो वो डीकम्पोज हुआ है। H2O एक कंपाउंड था और उसको जब मैंने इलेक्ट्रिक करंट, बिजली पास की, तब वो किस में टूटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट्स में टूटा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ा है मुझे। अगला केस आता है हमारा फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, जो रिएक्शंस एब्जॉर्ब करती हैं लाइट एनर्जी को और फिर टूट जाती हैं एक या एक से अधिक सब्सटेंस में, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। जैसे कि ये जो रिएक्शंस होती हैं वो सिल्वर हैलाइड्स के साथ ज़्यादातर करवा के देखते हैं, जो हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसमें यूज़ की जाती हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड जो है उसको यदि हम सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, वो सिल्वर अलग में और क्लोरीन अलग में टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड के साथ होती है।
इसलिए इन सिल्वर हैलाइड्स को कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं सनलाइट के लिए। और इनसे यहाँ से क्वेश्चन क्या जनरेट होता है, जो सिल्वर हैलाइड्स की रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आपको यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब आती है हमारी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, देखो जैसे नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस होना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, इन रिएक्शंस में क्या होता है, जैसे कि आपको बताऊं मैं एक एग्जांपल देके कि भाई मेरे पास दो बंदे हैं ए और बी, वो दोनों साथ मिलकर चेस खेल रहे हैं। ठीक है, और एक और बंदा आ जाता है सी बंदा। कौन सा बंदा आ जाता है? सी बंदा। अब वो भी बी वाले के साथ क्या खेलना चाहता है? चेस खेलना चाहता है। लेकिन ए वाला जो बंदा था वो बहुत कमज़ोर था, थिन था। ठीक है, उसको इतनी चेस खेलनी भी नहीं आती थी। जो सी वाला है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि उसके पास पावर्स ज़्यादा है, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो। तो वो क्या करेगा, सी वाला जो बंदा है वो ए वाले को हटा देगा और खुद आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि सी और बी मिलकर अब गेम खेलने लग गए और ए बेचारा दूर बैठकर देखने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अब ए जो पतला था वो अब दोबारा सी को डिस्प्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन सी ने तो ए को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि सी क्या था? स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो साइंस के टर्म्स में यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके सॉल्यूशंस में, उनके लिक्विड के सॉल्यूशंस में होती हैं ये रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या कर देते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ, जिंक लिया हमने और जिंक की H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, तो जिंक सल्फेट बन गया और क्या बन गया, H2 हाइड्रोजन गैस निकल गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक सॉल्यूशन था। ठीक है, लेकिन जिंक ने किसकी जगह ले ली, यहाँ पे H2 को रिप्लेस किया है ना, जिंक ने किसको रिप्लेस किया है, H2 को रिप्लेस किया है। चलो ये रिएक्शन तो यहाँ हो गई। दूसरी रिएक्शन देखो, जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर बेचारा अलग निकल गया। तो ये ए और बी वाले करके देखना, ये ए है, ये बेचारा बी है, और आपका नहीं सॉरी, ये ए और ये बी, और ये है आपका सी। ठीक है, अब ए और बी दोनों चेस खेल रहे थे, लेकिन एक जो था वो कमज़ोर था, तो जिंक ने क्या कर दिया, अब सी वाले ने क्या कर दिया, इसकी जगह ले ली। ये देखो जगह ले ली और ये ए वाला बेचारा निकल गया। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है? तो उसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे कि मेटल्स की, कुछ मेटल्स की दे रखी है कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल सॉरी आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये कुछ मेटल्स की लिस्ट दे रखी है। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक जब आते हैं तो जैसे जैसे ऊपर से आ रहे होते हैं तो वो धीरे धीरे रिएक्टिविटी घटती जाती है, यानी कि जो सबसे टॉप मोस्ट जो एलिमेंट था वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा था इस रिएक्शन में, जिंक और कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन में जिंक तो ये है और कॉपर ये है। भाई कॉपर क्या था, पतला वाला बच्चा, और जिंक क्या था, स्ट्रॉन्ग बच्चा, सी वाला। सी तो कौन था, जिंक, और ए कौन था, कॉपर। तो जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, इन सभी में वही हो रखा है। मैग्नीशियम है, उसने भी कॉपर को कर दिया, लीड था उसने भी कॉपर को कर दिया। ठीक है, AgNO3, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के मैंने दे रखे हैं। तो एक बार आप चेक करना, अभी जैसे हमने अभी बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी, तो उनमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो उनमें भी आप चेक करना कि कौन से में डिस्प्लेसमेंट हुआ, कौन से में नहीं हुआ। ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। अब इसने कहा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आता है डिस्प्लेसमेंट में ही एक और टर्म, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना। अरे अभी तो 1 बार पढ़ रहे थे, अब 2 बार, यानी कि दो सॉल्यूशंस लेंगे और उनमें एक दूसरे एटम को
एक दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा होगा, एक्सचेंज कर रहा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज हो रहे होंगे, कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज फ्रॉम द प्रोडक्ट। इसने कहा कि भाई हमने रिएक्टेंट में दो कंपोनेंट्स ले रखे थे, लेकिन उनके जो ये एलिमेंट्स है ना, ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। कब होएंगे, जब वो प्रोडक्ट साइड में जाएंगे। तो रिएक्शन देखो भाई, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो क्या हुआ, यहाँ सोडियम ने तो किसकी जगह ले ली, बेरियम की, और बेरियम ने किसकी जगह ले ली, सोडियम की। या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या फिर ये जो हमारे आयंस होते हैं क्लोराइड सल्फेट, ये ले लो आप। सल्फेट ने किसकी जगह ले ली, क्लोराइड की, क्लोराइड ने किसकी जगह ले ली, सल्फेट की, ठीक है। तो ये रिएक्शंस हैं आपकी इनकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। एक बार आप लुक कर लेना, कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारी कुछ रिएक्शंस आती हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। कई बार क्या होता है, जब हम कोई दो सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है सॉलिड फॉर्म में, नया ही सॉल्ट बन जाता है जो इनसॉल्युबल होता है। जैसे हमने लीड नाइट्रेट वाली सॉल्यूशन में फर्स्ट उसमें बताया था मैंने कि लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन था और पोटेशियम हाइड्राइड का सॉल्यूशन था, दोनों कलरलेस थे, लेकिन जैसे ही हमने मिलाया येलो कलर का पीपीटी बन गया, ठीक है, और पोटेशियम नाइट्रेट अलग से बन गया। तो ये पीपीटी बनना, प्रेसिपिटेट बनना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती है, पूछ लेता है कई बार। फिर अगला आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन देखो नाम से ही बता रहे, न्यूट्रल करना, न्यूट्रलाइज करना। जैसे कि हमें कई बार एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो हम उसको न्यूट्रलाइज कर, हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है ना, तो हम उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लेते हैं, कुछ बेसिक सोल्यूशन लेते हैं, जैसे इनो वगैरह ले लेते हैं हम, या फिर बेकिंग सोडा वगैरह डिज़ोल्व करके डाइजीन वगैरह ले लेते हैं। तो उनमें बेसिकली क्या होता है, बेस होता है। जब भी कभी एसिड और बेस मिलते हैं ना, एसिड और बेस कभी भी मिलेंगे तो वो हमेशा सॉल्ट बनाएंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जैसे H2SO4 एसिड है, NaOH बेस है, दोनों मिलकर क्या बन गए, सॉल्ट प्लस वाटर बना दिया। तो क्या बनाया इन्होंने, सॉल्ट, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इनको रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है। जब हम इनको मिलाकर लिखें, यदि मैं इन दोनों नाम को मिलाकर लिखूं तो हम बोल सकते हैं ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में बेसिकली नाम में ही देखो, ऑक्सी आप याद करना चाहो तो यहीं से याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना उस सब्सटेंस से, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल देखेंगे, ये हमारी रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ। तो यहाँ पे जिंक तो अलग बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बन गई। तो ये देखिए कार्बन के साथ क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो कार्बन के साथ ये रिएक्शन क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब इसी में हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, बिल्कुल जस्ट उल्टी होती है ऑक्सीडेशन की। इसमें एडिशन होता है हाइड्रोजन का और रिमूवल किसका होता है, ऑक्सीजन का। अब इसी रिएक्शन में देख लीजिए आप, जिंक ऑक्साइड था, ऑक्सीजन लगा हुआ था और यहाँ पे जिंक में से ऑक्सीजन हट गया ना। तो हमने क्या पढ़ा, रिमूव्स ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल होना। तो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन इनके साथ साथ एक और यहाँ पे टर्म लिखी है मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं भाई, पढ़ते हैं चलो। ए सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन, वह सब्सटेंस या तो वो ऑक्सीजन दे रहा हो, जैसे कि भाई ये रिएक्शन देखो, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीजन दे रहा है अपना, ठीक है, या फिर रिमूव्स हाइड्रोजन, या अपने आप में से क्या कर रहा हो, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हो, वो सब्सटेंस कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये देखो भाई जिंक ऑक्साइड था हमारा, इसने अपनी ऑक्सीजन दे दी, और मैंने यही बताया था गिव्स ऑक्सीजन, अपनी ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन, वह सब्सटेंस जो या तो हाइड्रोजन दे रहा हो या रिमूव कर रहा हो ऑक्सीजन को। लेकिन ये तो ना तो हाइड्रोजन दे रहा और ना ही रिमूव कर रहा ऑक्सीजन, ना तो इसके पास ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन, ये तो गेन कर रहा है।
तो हम यहाँ पे बेसिकली इसको रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए लिख दिया क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग था, तो जो बच गया वो रिड्यूसिंग। ठीक है, एक और रिएक्शन से देख लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ। देखिए भाई, फेरिक ऑक्साइड, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में यही तो होता है, ऑक्सीजन लॉस कर रहा है और अपने ऑक्सीजन दे रहा है, तो यही क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये एल्यूमिनियम, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वही रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती हैं बेसिकली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। और एग्जांपल हैं, जैसे ये दोनों रिएक्शन यदि किसी एक ही रिएक्शन में हो रही हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में, जैसे कि हम एग्जांपल पढ़ेंगे मैंगनीज ऑक्साइड का HCl के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इन रिएक्शंस को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आप अभी क्या काम करेंगे, अभी हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं, जितने भी एग्जांपल्स पढ़े हैं, हम उनमें देखेंगे कि किस में रिडक्शन हो रहा है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, ये हमारी लाइफ में कैसे हेल्पफुल होती हैं। तो यहाँ पे दो टर्म बताई जाती हैं, एक तो टर्म आती है हमारी रैंसिडिटी और दूसरी टर्म आती है हमारी कॉरिजन। ठीक है, कॉरिजन और रैंसिडिटी। तो बेसिकली हम क्या होता है, रैंसिडिटी तो होता है ऑक्सीडेशन होना। क्या होता है रैंसिडिटी टर्म में, बेसिकली हमारे कई फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फैट और ऑयल, जैसे कि आपकी चिप्स हो गई और भी फूड इटेबल्स, जैसे कि आपकी स्वीट्स वगैरह हो गई। ठीक है, ऐसे फूड इटेबल्स जो हवा लगते ही क्या हो जाते हैं, नमी आ जाती है उनमें, या तो स्मेल आ जाएगी या फिर उनका कलर चेंज हो जाएगा या उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। उनके अंदर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, फैट या और ऑयल का। ठीक है, इसीलिए तो आपकी चिप्स वगैरह जो होती हैं वो सील पैक होती हैं, और भी कई सब्सटेंस होते हैं जो हम सील पैक रखते हैं। जैसे कई बार आपके हॉट डॉग्स वगैरह, बर्गर वगैरह आते हैं, उनके ऊपर एक पॉलिसी रैप आती है ना, पॉलीथीन से रैप आती है। वो क्यों आती है, अगर हम उसको हटा दें तो वो कुकड होते हैं, हम उनको हटा दें तो क्या हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, उस ब्रेड का, उस चीज़ का नहीं हुआ, उसके अंदर जो ऑयल या फैट प्रेजेंट है उसका क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए कई बार क्या डाले जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी डाले जाते हैं उन चीज़ों में। फूड इटेबल्स जो होते हैं हमारे, उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड किए जाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी रैंसिडिटी टर्म। अब आती है हमारी कॉरिजन टर्म। कॉरिजन बेसिकली होता है, जैसे आपने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा होगा, आयरन को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे क्या होता है, आयरन की रिएक्शन करवाई जाती है ऑक्सीजन या वाटर के साथ, तो क्या होता है, वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। रस्ट का फॉर्मूला बेसिकली हम ये लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, जब भी कभी आपने देखा होगा, हमारी लोहे की बकेट हो गई, लोहे के ब्रिज वगैरह हो गए, सरिये वगैरह हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट्स में हम यूज़ करते हैं, वो जनरली हवा में पड़े रहते हैं, बाहर एनवायरनमेंट में पड़े रहते हैं। धीरे धीरे उनके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर सी आ जाती है। वो किस वजह से आती है, ऑक्सीजन भी हमारे इन्वायरमेंट में है और वाटर वेपर्स भी हमारे इन्वायरमेंट में हैं, तो वो सारे मिलकर क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है और हमारी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रस्ट में। फेरिक ऑक्साइड बन जाता है हमारा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगना कहते हैं। लेकिन ये तो हमारे सिर्फ और सिर्फ आयरन मेटल की बात हुई, सभी मेटल्स के साथ होता है। आयरन के साथ हुई तो हमने उसको रस्टिंग कह दिया, लेकिन जैसे आपका कॉपर हो गया और बाकी एटम्स, सिल्वर हो गया, उन सब के साथ होती है तो उनको बोलते हैं कॉरिजन, कोरोड होना। आपने देखा होगा हमारे घरों में हम पूजा में एक लोटा इस्तेमाल करते हैं, पिंकिश रेडिश कलर का एक लोटा सा होता है, जल चढ़ाने के काम आता है। उस पर कई बार आपने देखा होगा ग्रीन कलर के पैचेस से बन जाते हैं। वो ग्रीन कलर के पैचेस क्या होते हैं, वही हवा और नमी की वजह से उनके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, कोरोड हो जाता है। तो हम वहाँ पे कॉपर को ये नहीं कहेंगे कि वो उसमें रस्टिंग हो गई, हम कहेंगे कॉपर कोरोड हो गया। सिल्वर की चीज़ें देखी होंगी, टाइम आने के साथ साथ ब्लैक होने लग जाती हैं। वो अंदर दुकानों में रखी रहती हैं, शॉप्स में तो रखी रहती है, वहाँ पे तो नहीं होती, लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा उनको कवर करके रखते हैं। लेकिन हम जैसे हमने ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं सिल्वर के, तो वो हल्के हल्के थोड़े दिन बाद, टाइम बीतने के बाद हल्के हल्के ब्लैक कपड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो कोरोड हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए क्या किया जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन से बचने के लिए पेंट किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, पेंटिंग की जाती है आयरन को बचाने के लिए। ठीक है, कॉपर को भी हम बार बार
उसके ऊपर पानी और नमी से बचा के रखेंगे तो उस पर ग्रीनिश लेयर नहीं होगी, ठीक है। सिल्वर के ऊपर भी हम पेंट करवाते हैं ना पानी से, कहते हैं चांदी पानी चढ़वा लिया, ऐसे बोलते हैं ना, ज्वेलरी वगैरह पानी से धुलवा लिया, तो वो क्या होता है, उनके ऊपर एक तरीके का पेंट सा किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।